हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखते हैं। अभी तक हम रिंग का, डिस्क और प्लेट का, होलो सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का और होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। जैसे कि यह एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसका मास कैपिटल एम है। क्योंकि यह एक सॉलिड स्फीयर है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा और एक सॉलिड स्फीयर का मास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में मास है कैपिटल एम, तो यूनिट वॉल्यूम में मास होगा m डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसे हम बोल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं रो v के साथ, जिसे कहते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब सॉलिड स्फीयर के लिए भी हमारे बेसिक स्टेप सेम रहेंगे। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करेंगे, उसके बाद एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे और उसके बाद फिर उस वॉल्यूम एलिमेंट का मास कैलकुलेट करेंगे, फिर उस मास का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और फाइनली हम नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारा स्पेसिमेन एक स्फीयर है, इसलिए हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो तीन पैरामीटर होते हैं वो होते हैं आर, थीटा एंड फाई, और उनकी जो पोजीशन होती है एक स्फीयर के ऊपर वो कुछ इस तरह से होती है कि आर तो स्फीयर की रेडियस होती है और थीटा हमारा ये वाला एंगल होता है, सर्कल्स को डिनोट करता है एक स्फीयर के ऊपर। जैसे जैसे सर्कल की रेडियस ज़्यादा होती है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है और जो मैक्सिमम रेडियस का सर्कल होता है उसके लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। उसके बाद फिर से थीटा की वैल्यू बढ़ती है और रेडियस की वैल्यू कम होती है और फाइनली जब हम लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है। तो ये तो हो गई थीटा की बात। जो फाई होता है वो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक वेरी कर सकता है सभी सर्कल्स पे। वो सर्कल चाहे थीटा इज इक्वल टू 15 के लिए हो, 30 के लिए हो, 90 के लिए हो, 150 के लिए हो, मीन सभी सर्कल्स के लिए फाई की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक वेरी कर सकती है। जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का सर्कल होता है वह इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करता है और उस सर्कल पे ये वैल्यू दिखा रखी है फाई की। यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 है। जैसे जैसे हमने इस सर्कल पे मूव किया तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गई, फिर यहाँ पर 180 डिग्री हो गई, यहाँ पे 270 डिग्री हो गई और फाइनली फिर उसी पोजीशन पे फाई की वैल्यू 360 डिग्री हो गई। फ्रेंड्स, और अच्छे से समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज होलो स्फीयर वाली वीडियो को देख लीजिए जो कि लेक्चर नंबर 28 की वीडियो है। और अभी के लिए अगर आपको आर, थीटा और फाई की लोकेशन का पता है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक स्मॉल एलिमेंट को अज्यूम करना। क्योंकि यह एक सॉलिड स्फीयर है तो हम एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट अज्यूम करेंगे और हम वो मान लेते हैं कि वॉल्यूम एलिमेंट हमने एक बॉक्स की फॉर्म में अज्यूम किया है। अब हम देखेंगे कि इस बॉक्स की वजह से कौन कौन से पैरामीटर चेंज होते हैं आर, थीटा और फाई में। एक वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से आर, थीटा और फाई तीनों ही पैरामीटर चेंज होते हैं। तो आर में जो चेंज होगा वो डी आर होगा, थीटा में जो चेंज होगा वो डी थीटा होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है आर, तो ये बन जाएगा आर डी थीटा। फाई में जो चेंज होगा वो डी फाई होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है आर साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। मैं फिर से आपको कहूंगा कि आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इस रो को याद रखिएगा 1 आर एंड आर साइन थीटा। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ डी आर, दिस इज फॉर डी थीटा एंड दिस इज फॉर डी फाई। तो अब हमारे तीनों डायरेक्शन में चेंज अवेलेबल हैं। अब हम इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि डीवी होगा। वॉल्यूम हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो वो हो जाएगी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन और ये बन जाएगा आर स्क्वेयर साइन ऑफ थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। क्योंकि यह एक सॉलिड स्फीयर है तो हम आर स्क्वेयर को कैपिटल आर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, यहां पर स्मॉल आर भी हमारा वेरी करेगा। और कंप्लीट वॉल्यूम को कवर करने के लिए जो आर है वो वेरी करता है 0 से लेके कैपिटल आर तक, जो थीटा है वो वेरी करता है 0 से लेके 180 डिग्री मींस पाई तक, और जो फाई होता है वो वेरी करता है 0 से लेके 2 पाई तक। अब हमारा डीवी आ गया है। अब हम डीएम निकाल सकते हैं। डीएम निकालने के लिए जस्ट इसको रो वी से मल्टीप्लाई कर दीजिए डीवी को, तो हमें मिल जाएगा डीएम। अब डीएम निकालने के बाद हम ये देखेंगे
कि ये डीएम मास कितनी रेडियस पर रोटेट करता है, तो वो रोटेट करेगा इस रेडियस पर। क्योंकि यह जो स्फीयर है यह अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो इसलिए जो ये स्मॉल मास है जो हमने अज्यूम किया है यह इस रेडियस पर रोटेट करेगा, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो रेडियस है ये रेडियस होगी स्मॉल आर। ध्यान दीजिए यहां पर हम इस रेडियस को कैपिटल आर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है ये अंदर कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये वॉल्यूम एलिमेंट हमारा सरफेस पर ही होगा। तो इसलिए हम स्मॉल आर का यूज करेंगे और ये एंगल होगा थीटा, और इसकी वजह से जो रो की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आर साइन ऑफ थीटा। ये बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था होलो स्फीयर के केस में। तो अब डी की वैल्यू हो जाएगी dm इंटू रो स्क्वेयर, वेयर रो इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। अब हम dv की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा di इज इक्वल टू सबसे पहले dm होता है रो वी इंटू डी, तो रो वी को हम एज इट इज लिखेंगे और dv को हम लिख देंगे आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा रो के स्क्वायर से, और रो की वैल्यू है आर साइन ऑफ थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये डी की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा अगर हम और सोल्व करते हैं तो डी इज इक्वल टू रो वी जो कि कांस्टेंट है, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन की क्यूब थीटा इंटू डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये हमारे डी की वैल्यू हो गई। अब हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो हम जस्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जहां पर स्मॉल आर वेरी करेगा 0 टू कैपिटल आर जो कि रेडियस है, थीटा वेरी करेगा 0 टू पाई और फाई वेरी करेगा 0 टू 2 पाई। अब हमने यहां पर डी को लिखा है और डी से आई निकालने के लिए हम डी को ट्रिपल इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहां पर आर भी वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है, फाई भी वेरी कर रहा है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, जहां पर जो स्मॉल आर है वो वेरी करेगा 0 से लेके कैपिटल आर तक, थीटा 0 से लेके पाई तक, फाई 0 से लेके 2 पाई तक। अब हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहले हम आर के रिस्पेक्ट में करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो ये लिमिट्स हैं ये कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस सीक्वेंस में इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर हमने आर लिखा है तो हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो आर की 4 का इंटीग्रेशन होगा आर की 5 डिवाइड बाय 5, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके आर तक, तो ये बन जाएगा आर की 5 डिवाइड बाय 5। आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो चुका है, आर की 5 डिवाइड बाय 5 भी कांस्टेंट है। अब ये भी बाहर आ जाएगा, तो आई की वैल्यू बन जाएगी रो वी इंटू आर की 5 डिवाइड बाय 5। अब डबल इंटीग्रेशन रह गया है, सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके पाई तक और फाई इज इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई तक, और अंदर की ये टर्म एज इट इज आ जाएंगी। यहां पर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा डी फाई, डी आर नहीं आएगा क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, साइन की क्यूब थीटा को 0 से लेके पाई तक, और इसको हमने पिछले लेक्चर में भी सोल्व किया था, लेकिन हम समझने के लिए इस लेक्चर में भी उसको देख लेते हैं। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, और इसको सोल्व करना बहुत ही इजी है। साइन क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम कोस थीटा को पुट कर लेते हैं टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा डी टी, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी। हम लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब कोस थीटा को हमने टी पुट किया है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 है तो उस टाइम पे कोस 0 मींस टी की वैल्यू हो जाएगी 1, और जिस टाइम पे थीटा की वैल्यू पाई है तो उस टाइम पे कोस ऑफ पाई मींस -1, तो टी की वैल्यू हो जाएगी -1। तो हम कह सकते हैं कि अगर थीटा 0 से पाई तक वेरी करता है तो टी 1 से लेके -1 तक वेरी करेगा। तो वो हमने पुट कर दिया 1 से लेके -1, कोस थीटा को हमने टी पुट किया था तो ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ गई माइनस डी टी, तो हमने माइनस साइन लगा दिया और ये डी टी आ गया। अब हमने क्या किया, हमने लिमिट को रिवर्स कर दिया, मीन्स इस माइनस साइन को हटाने के लिए हमने लिमिट को रिवर्स कर दिया, तो वो बन गया -1 to 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब क्योंकि यह जो फंक्शन है 1 माइनस टी स्क्वायर यह एक इवन फंक्शन है, तो हम लिमिट को हाफ कर दे सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 to 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, लिमिट हम पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3
और क्योंकि जीरो को जब हम पुट करेंगे तो जीरो आएगा, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2/3 मीन्स 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, तो ये आ जाएगा 4/3। तो अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है 4/3। तो हम 4/3 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू रो वी इंटू आर की 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 4/3। और अब केवल फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन रह गया है, लेकिन फाई का कोई वेरिएबल नहीं है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 2 पाई आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 2 पाई से। अब हम रो वी की वैल्यू पुट कर देंगे। रो वी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय आर की 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 4/3 इंटू 2 पाई। अब 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर क्यूब से आर की 5 में से केवल आर का स्क्वायर बचा, तो ये अल्टीमेट आंसर आ गया 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर। तो दिस इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। इसको हम 2/5 को हम 0.4 भी लिख सकते हैं, तो 0.4 इंटू एम आर स्क्वायर। आप इसको होलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कंपेयर कर सकते हैं। उसका आया था 2/3 एम आर स्क्वायर, जो कि होता है 0.66 एम आर स्क्वायर। तो होलो स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, और सॉलिड स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। रीजन बिल्कुल सिंपल है। होलो स्फीयर के केस में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन था वो सेंटर ऑफ मास से दूर था, और इसमें सेंटर ऑफ मास के पास भी है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड के केस में कम है। तो ये हमारा है सॉलिड स्फीयर के लिए, और ये हमारा है होलो स्फीयर के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सीखेंगे।